स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन मिशन टू मार्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत 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 ज़्यादा दूर है। ये आम पब्लिक नहीं समझ। आम पब्लिक लगता है मून है उसके बाद मार्स है, वैसा नहीं है। मून तो है ही नहीं, क्योंकि मून का लाइट डिस्टेंस आप सेकंड्स में नापते हो, यानी कुछ सेकंड के अंदर आप लाइट आ जा सकता है। मार्स के केस में कुछ मिनट में, लाइट स्पीड पे चलने पे उसको मिनट लग जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि मार्स बहुत ज़्यादा दूर है। आम पब्लिक परसेप्शन नहीं इसे हैंडल कर पाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है। और इसके बाद ये समझिए कि मार्स में जाने के बाद आपका समस्या खत्म नहीं होता। मार्स में कुछ नहीं है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मिशन का टाइम देख के कि 7 महीना लगेगा, 8 महीना, वो भी सिर्फ एक तरफ का। तो ऐसा ही मिशन पर समझिए कोलंबस के टाइम में होता था कि मतलब आपको नए लैंड पे जाना है, समुद्र में इतना टाइम बीतना है। लेकिन उस समय एक था ना कि वहाँ आप पहुँच गए, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे जिसका आप लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ आप सांस ले सकते हैं, वहाँ पे आप रोप के मतलब आप फसल उगा सकते हैं। तो वो सब ना हो पाने के कारण मतलब वहाँ पहुँचने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे, मतलब आपको सिर्फ ज़मीन मिल रहा है। तो समस्या ये बहुत सीरियस है कि दूरी बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ है नहीं। और समय को यहाँ समझना बेहद ज़रूरी होता है कि 7 महीना जो है मिनिमम, जैसे मान के चला जाता है तो 200 दिन से ऊपर ही लगेगा आपको। 210 दिन से ऊपर ही जाना है, 220 203, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये। और ये टाइम सबसे कम है, मतलब जो आपको बता रहा हूँ 210 ये सबसे कम है, क्योंकि हम लोग एक टाइम लॉन्च करते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी कि खास तौर का ऑर्बिट मैकेनिकल लाइनअप होता है जिसमें आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे लॉन्च करेंगे और मार्स पे आप सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। ये इनसाइट की ट्रेजेक्ट्री है जब लॉन्च किया गया था। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो आपको मिल रहा है। और ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे मून में आप मान लीजिए भेजे और कुछ ही कारण से आपको हो गया कि नहीं एस्ट्रोनॉट को वापस लाओ, आप कभी भी ला सकते हैं। कुछ हो गया कि उनको तुरंत सप्लाई भेजो, आप अभी भी भेज सकते हैं। तो एक कारण से एक बहुत सीरियस मतलब लिमिट हो जाता है कि भैया हम सिर्फ एग्जैक्ट इस टाइम पे ही टिकट कटा सकते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ह्यूमन मिशन के लिए आपके पास वो उस तरह का नहीं होना चाहिए जब अलाइनमेंट हो तभी जा सकें। जब आपको जाने की जरूरत पड़े तब जाइए। और फिर ये जो लंबा ड्यूरेशन है, मैं मार्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। जो ट्रैवल टाइम है वो ट्रैवल टाइम में आपके पास जीरो जी रहेगा जब तक आप कोई स्पिन हैबिटेट नहीं बनाते। वो जीरो जी देखने में बड़ा बल्ले बल्ले लगता है, लेकिन ये आपके हड्डियों के लिए बहुत खराब है। ये आपकी हड्डी को सीधा गला देता है, क्योंकि हड्डी बना है किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करने की। यानी कि मैं खड़ा हूँ तो मेरा हड्डी ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, तभी उसका स्ट्रेंथ बना हुआ है। जीरो ग्रेविटी में वो गलना शुरू हो जाता है, उससे आपकी किडनी की भी बैंड बजती है, किडनी स्टोन्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। और आपका मतलब जनरल स्ट्रेंथ घटते चला जाता है। आप मसल का दिन रात एक्सरसाइज कीजिए, उल्टा ये हो जाएगा कि मसल आपका भले थोड़ा सा डिग्रेड किया, बोन बहुत डिग्रेड कर गया है, और आप धरती में वापस आएंगे तो आपका बोन फ्रैक्चर कर सकता है। और मार्स पे भी जाएंगे तो भी वही हो सकता है। तो ये बहुत सीरियस बात है कि जीरो जी आप लंबे समय के लिए नहीं देना चाहिए। शुरू शुरू में सबको मजा आएगा, लेकिन बाद में बैंड बच जाएगा। और फिर डीप स्पेस रेडिएशन, यानी कि डीप स्पेस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा गामा, सिर्फ गामा रेज है, ऐसा नहीं है। उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें आपको, पार्टिकल न्यूट्रिनोज हैं, बहुत सारे और चीज़ हैं। पार्टिकल रेडिएशन है जो कि बहुत डैमेजिंग होते हैं। धरती के केस में एटमॉस्फेयर उसको संभाल लेता है, इसलिए आप और हम बचे रहते हैं। आईएसएस के केस में आईएसएस इसलिए बचा हो कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो। मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही बाहर निकलेंगे ये रेडिएशन आपकी बैंड बजाना शुरू कर देगा। तो आप कहेंगे कि अगर ये इतना खराब है तो हम लोग मून पे कैसे गए? बातें मून पे भग से चले गए। और जब भी आप किसी सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड कर जाते हैं, यानी कि आप खड़े हो गए किसी सेलेस्टियल, चाहे वो चांद हो चाहे वो मार्स हो, आपके नीचे बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है, कई हजार किलोमीटर का मटेरियल है। तो यानी कि कोई भी रेडिएशन उतना मटेरियल पार करके नहीं आ सकता। तो इसका फर्क ये पड़ता है कि सीधे तौर पे अगर आप देखें तो आपका रेडिएशन डोजेस आधा हो जाता है। और मून पे जितने भी हम लोगों ने मिशन किया था वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन था, गए आ गए, गए आ गए। ये मतलब मून का जितना मिशन है, कोई मिशन टोटल 210 दिन नहीं गया है। और जब हम लोग वस्त्र का लंबा ड्यूरेशन करेंगे तो सबसे पहले देखते होंगे लूनर मिशन में क्या बात किया जा रहा है कि वहां बनाओ और उसको कवर करो, रेगुलर से कवर करो, जितना उसको कवर कर सकोगे उतना अच्छा शील्डिंग मिलेगा। तो ये सब आप वहीं कर सकते हैं ना, मार्स पे पहुंच जाएंगे तभी कर सकते हैं। और इसी कारण से ये जो 210 दिन है ये सबसे बड़ा समस्या है कि 210 दिन को आप कैसे मैनेज करोगे। और अगर आप, और दूसरा एक साइड इफेक्ट है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लड़का और लड़की का दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेडिएशन से सबसे पहले खराब हो जाता है। तो मान लीजिए आप वहां पहुंच भी गए, जिंदा है भी और सब चीज है, लेकिन आप इनफर्टाइल हो गए वहां जाते जाते, तो कैसे काम चलेगा? मतलब कॉलोनी बनाने से पहले ही हम लोग डेड हो जाएंगे। तो बात करते हैं स्टारशिप के बारे में। स्टारशिप के बारे में काफी हाइप किया जा रहा है, लेकिन ये समझिए कि है रॉकेट ही, बस पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है। तो उसका मतलब ये है कि ये अभी भी बहुत स्लो है, यानी कि 7 से 9 महीने से ज़्यादा ही लगने वाला है। 7 से 9 महीने का ही विंडो मान के चलिए। तो हिसाब ये रहता है कि उसमें लोगों को ज़्यादा दूरी तक कैरी करना उतना आसान नहीं है जितना कह देने का मुंह खोल के कि हम इसमें 100 एस्ट्रोनॉट डालेंगे। भाई 100 एस्ट्रोनॉट का खाना पीना मतलब स्पेस सूट ये सब डालते डालते हो गया है, 100 टन में कुछ नहीं हटने वाला। तो हिसाब वही है कि
रियल लाइफ में, रियल मतलब एक्चुअल मिशन करने में वो उतना नहीं पावरफुल है जितना आप सोच रहे हैं सब। और फिर आप बोलेंगे अच्छा रिफ्यूल कर दे रहे तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए। नहीं, रिफ्यूलिंग सिर्फ एक काम के लिए किया जा रहा है कि इंजेक्शन बर्न किया जा सके और लैंडिंग बर्न, यानी कि आप जो ये देखते हैं स्टारशिप देख रहे हैं बनते हुए, ये सिर्फ एक चीज़ करता है, लो अर्थ ऑर्बिट पे जाता है, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में गया खत्म, इसका पूरा जीरो, खाली टंकी खाली, ठन ठन खत्म, बाय बाय टाटा हो जाता है। तो उसके बाद रिफ्यूलिंग करके आप दोबारा एक्सटेंड करते हो। यही अंतर है इसको और जैसे सैटर्न 5 देखा, सैटर्न 5 को बनाया ऐसा गया था उसका फ्यूल नहीं खत्म होगा जब तक वो पूरा मिशन खत्म नहीं करता था। इसका फ्यूल सिर्फ और सिर्फ लोअर ऑर्बिट तक जा सकता है। तो बोलेंगे इसको इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? ये बात है कि लोअर ऑर्बिट पे करीब 100 टन तक ले जा सकता है, और अगर आप इसे रिफ्यूल कर लेते हैं तो वो 100 टन आपका आगे जा सकता है। और रिफ्यूलिंग करने से ये फायदा होता है कि वो आपका घट नहीं रहा है, क्योंकि सैटर्न 5 का देखेंगे लोअर ऑर्बिट में कितना ले जा सकता है, मून पे कितना ले जा सकता है, वो घटते जा रहा है, मार्स पे कितना ले जा सकता है और घट जाएगा। तो वो घटे नहीं पेलोड की, आप जितना पेलोड आप लोअर ऑर्बिट में लेंगे उतना ही पेलोड आप मून पे ले जा सकें, इसी के लिए रिफ्यूलिंग किया जा रहा है। और इंजेक्शन बर्न का मतलब होगा कि धरती का ऑर्बिट में आप ग्रेविटी से बैलेंस में आ गए, ग्रेविटी आपको खींच रहा है लेकिन धरती घूम जा रहा है आपके नीचे से, तो आप गिर नहीं रहे हो, आप बैलेंस में आ गए, ग्रेविटी और फॉरवर्ड वेलोसिटी से आप अपने आप को बैलेंस कर लियो। लेकिन अगर आपको आगे निकलना है तो आगे निकलने के आपको इंजन को थ्रस्ट देना हो, जो जैसे अपोलो मिशन का वीडियो देखिए तो एक ऑर्बिट मारा और उसके बाद मेन इंजन फायर किया थर्ड स्टेज का, तब जाके आगे पुश हुआ। वहाँ वो थर्ड स्टेज में तो इसमें थर्ड स्टेज है नहीं और इसमें कोई फ्यूल भी नहीं बचा, तो रिफ्यूल उसी लिए किया जाता है कि वो इंजेक्शन बर्न कर सके। और फिर मार्स में लैंड करने के लिए भी आपको इंजन ही चालू करना पड़ेगा। तो हिसाब वही समझिए कि 100 टन जो है जीरो नहीं है, मजाक नहीं है। मून के लिए तो 100 टन काफ़ी हो जाता है, मार्स के लिए 100 टन उतनी बड़ी बात नहीं। और खास करके अगर आपको 7 से 9 महीना रहना पड़ेगा, वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि हम लोग पानी रिसाइकिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग खत्म ही करना पड़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कुछ कर भी देते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यानी आप पर जितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन टैंक ही आपका बहुत ऑक्सीजन खाने लग जाएगा। तो वही समझिए कि आम लोग नहीं समझ पाते कि 200 दिन का स्पेस मिशन बहुत बड़ा बात हो जाता है। हमारा ISS जैसा है जिसमें सालों साल से लोग रह रहे हैं, उसको खूब रीसप्लाई इसीलिए करना पड़ता है। और आप बात कर रहे हो कि जाने का और आने का, मिनिमम आप बात कर रहे हो कि 4 साल तक, ISS 4 साल बिना रिसप्लाई के नहीं रह सकता। तो हिसाब वही समझिए, स्टारशिप बेटर औजार है लेकिन उतना मैजिकल नहीं है, इसका टाइम अभी भी बहुत धीमा है। मतलब रोग आगे कर सकते हो। और इलॉन मस्क के हिसाब से ओरिजिनल प्लान जो इनका था कि वो कम से कम 1000 स्टारशिप भेजेंगे तब जाके शायद को हो पाए। अब 1000 स्टारशिप रिफ्यूलिंग का बात ये समझिए कि रिफ्यूलिंग के हिसाब से इनको एटलीस्ट 6 से 8 बार रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। 1000 शिप को ऑर्बिट में रिफ्यूल करना मुश्किल बात होगा। तो वही समझो, स्टारशिप मून के लिए तो बम है, मून को तो एकदम अपना समझ के संभाल लेगा, लोअर ऑर्बिट को भी अपना समझ के संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही मार्स का बात करते हैं ये उतना उतना भयानक से ठीक ठाक हो जाता है। और तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको इतना सस्ता बनाया जा सके, इतना ज़्यादा बनाया जा सके कि सही में कुछ कर पाए। तो बात करते हैं कि एक्चुअली अगर करना है, मतलब अगर नासा अप्रूव करना चाहती है किसी मिशन को तो क्या करना होगा। तो उनको चाहिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट। इसके सिवा अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई और ऑप्शन नहीं है जो आपको कुछ करने देगा, क्योंकि आप काफ़ी लोग कह सकते हैं ना न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाए। तो बात है न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में होता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसमें आप हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन उसमें फ्लो कर रहे हो और वो हाई टेम्परेचर कूलेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है और एग्जॉस्ट के तौर पर निकल जा रहा है। बल्ले बल्ले, सिंपल है, काम करता है। 1970 में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया नरवाना रॉकेट करके, तो सब चीज़ किया गया। बस बात यह था कि वो रेड लाइन के बहुत नज़दीक रहता है, यानी कि आपका रिएक्टर ऑलमोस्ट पिघलने पे है, आपका टैंक ऑलमोस्ट फटने पे है, आपका रॉकेट ऑलमोस्ट पिघलने पे है, हर चीज़ उसका बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है रेड लाइन के। यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन में, यानी कि आप गए, चलिए मान लीजिए आप 30 दिन में आप मार्स पे पहुंच भी जाते हैं, आप 30 दिन में वापस नहीं आना चाहोगे ना। आप अगर आप 30 दिन में पहुंच जाते तो आप चाहोगे कि एटलीस्ट 15 दिन तक तो वहाँ रहें, या 50 दिन रहें, या 2-3 महीने तक रहें। आप रहने का टाइम बढ़ाना चाहोगे। हाँ, इमरजेंसी हो गया तुरंत बढ़ा के वापस आ जाओ, लेकिन आप रहना तो वहाँ चाहोगे ना जितना टाइम तक हो सके। तो उस हिसाब में उस तरह का इंजन उतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि रेड लाइन बहुत ज़्यादा और प्लस उतना इफिशिएंट नहीं है। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक उससे ज़्यादा स्पेसिफिक इंपल्स देता है। यानी कि आप न्यूक्लियर एनर्जी लीजिए, यानी कि आपको अराउंड नासा का एस्टिमेट है कि आयन इंजन को, अगर वो लोग अभी आयन इंजन जो होता है कुछ वाट में नापा जाता है, मतलब 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, ये सब लेवल में नापा जा रहा है। अगर ये सब किलो वाट में जाने लगे या ऑलमोस्ट मेगावाट छूने लगे तब ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि मार्स तक जाना बहुत आसान हो जाए। यानी कि बेस्ट केस में ये सब एस्टिमेट ऐसा है कि आराम से आपको 2 महीने के अंदर पहुंचा सकता है, यानी 200 दिन को 60 दिन के अंदर उतारा जा सकता है। तो वो करना पॉसिबल है। और इसका यही बात है कि ये मतलब न्यूक्लियर थर्मल से ज़्यादा इफिशिएंट है और ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आप एकदम हर चीज़ को रेड अलाइन नहीं कर रहे कि ऑलमोस्ट पिघलने पे मेटल है, ऑलमोस्ट फूटने पे रिएक्टर है, ऑलमोस्ट आग और हाइड्रोजन लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना बहुत मुश्किल होता है।
तो वही समझिए कि ये सबसे स्टेबल ऑप्शन है। आयन इंजन न्यूक्लियर पावर से दीजिए, आपको बहुत हाई स्पीड मिलेगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आयन इंजन काम करता है, मतलब लोग एक्चुअल बना चुके हैं, मिशंस भी लॉन्च किए जा चुके हैं और फाइनल वेलोसिटी बम बम था, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, इसका थ्रस्ट जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि ये कितना आपको पुश कर रहा है वो बहुत कम है। यानी इससे अगर आप इंजेक्शन बर्न स्टार्ट करने की कोशिश किए वो कर ही नहीं पाएगा। आप एक बार जब इंजेक्शन बर्न कर चुके, यानी केमिकल प्रोपेलेंट आपको धरती का ऑर्बिट से निकाल चुका है, तब आप आयन इंजन चालू कीजिए और तब वो मार्स पे जाने टाइम तक वो स्पीड बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, और जब आप मार्स पे आने लगेंगे तो आपको उल्टा करके नॉर्मल केमिकल इंजन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप स्लो हो पाएंगे, नहीं तो आयन इंजन आपको स्लो नहीं कर पाएगा, या तो ब्रकिस्टा क्रो बर्न में चलाना पड़ेगा, तो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो जनरली यही समझिए कि आयन इंजन होने के बाद भी आपको मतलब समझिए एक्सेलरेटर और डिसलरेटर के तौर पे दूसरा नॉर्मल रॉकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लेकिन आपका ट्रैवल टाइम को 210 दिन को लेके आराम से ऐसा कर सकता है कि 100 दिन के अंदर हो जाए। 60 दिन के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपका डिपेंड करेगा कि रिएक्टर आपका कितना पावरफुल है। तो बात कर रहे हैं अगर नासा सीरियस है इसके बारे में, तो नासा कुछ कर रहा है, हाँ नासा काम कर रहा है किलो पावर रिएक्टर पे। तो किलो पावर रिएक्टर इस तरह का डिज़ाइन है कि मार्स पे एक्चुअली अगर रहना है तो बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। कारण ये है कि सोलर उतना एनर्जेटिक नहीं है, और मतलब 10 टन लगभग एक एक महीना तक आपका ख़त्म कर सकता है, प्लस रात को देगा नहीं। तो आप अगर इंसान को रख रहे हैं तो सोलर से काम नहीं चलेगा, बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ा आपको बैटरी रखना पड़ जाएगा उसके लिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आरटीजी काम ज़रूर करता है लेकिन उसमें उतनी एनर्जी डेंसिटी नहीं होती है, तो आरटीजी एज ए बैकअप रखा जा सकता है कि जैसे आपका स्पेस हैबिटेट आपने बना दिया है, मार्स पे है, खूब सारा हैबिटेट है, तो उसका मान लीजिए पावर ड्रॉप का, मान लीजिए कम्युनिकेशन का मान लीजिए 100 वाट है, तो आरटीजी ऐसा रखा जाएगा ना कि वो कम्युनिकेशन का कभी टेंशन नहीं हो, कम्युनिकेशन आरटीजी से आ रहा है अपना, और आरटीजी का हम लोग के पास लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है कि 40 साल तक चलता है, तो आरटीजी से वो अपना मेंटेन करता रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ हैवी करना है, जैसे कि ऑक्सीजन बनाना है और पानी के लिए ड्रिलिंग करनी है, पानी पिघलाना है, फिर पानी को ये करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है, फिर ऑक्सीजन और आप समझ लीजिए ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, फिर आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करा के आपको मीथेन बनाना है, जो कि स्टारशिप को वापस लाने के लिए चाहिए, वो सब बहुत एनर्जी खाएगा। तो वो सब के लिए आपको चाहिए इस तरह का सिस्टम, और ये सिस्टम जो है मतलब नासा एक्चुअली बना चुका है किलो रिएक्टर, मतलब इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी रेडी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा चुका है, यानी कि क्या ये एक्चुअली बन सकता है, हाँ कागज़ पे नहीं, एक्चुअली लोगों ने बनाया, टेस्ट किया, सब चीज़ हो चुका है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनका टारगेट है कि 1 किलोवाट से लेके, मतलब 1 किलोवाट छोटा वाला यूनिट होगा, क्योंकि 1 किलोवाट डीप स्पेस मिशन के लिए अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी है, काफ़ी डीप स्पेस मिशन के लिए 1 किलोवाट आप कह दो काम काफ़ी है। और बात है कि हमारे जितने आरटीजी वाले हैं वो सब कुछ 100 वाट में रो देते हैं, और फिर आरटीजी का ये भी घटता रहता है, रिएक्टर वाला पावर कम बेसी कर सकता है। और दूसरा ये भी रहता है कि सोलर पैनल वाले मिशंस में वो जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है, सोलर पैनल का आउटपुट घटता चला जाता है, सूरज से जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आप मान लीजिए प्लूटो तक जा सकते हैं। आप ऐसा कर दीजिए कि रिएक्टर पूरा एनर्जी यूज़ कर रहा है और वो एनर्जी आयन इंजन पूरा थ्रस्ट में बदल रहा है, और जैसे आप प्लूटो के पास पहुंच गए, नॉर्मल रॉकेट से आप रेट्रो रॉकेट से अपने आप को स्लो कीजिए, और फिर सारा एनर्जी आप कम्युनिकेशन में ला दीजिए, ताकि कम्युनिकेशन एकदम हाई क्वालिटी बना रहे। तो इसीलिए डीप स्पेस मिशन के लिए 1 से 4 किलोवाट का यूनिट बनाया जाएगा, मार्स मिशन के लिए 10 किलोवाट का इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाएगा, और इसका थर्मल एनर्जी आउटपुट काफ़ी होगा, अराउंड 4 किलोवाट से लेके मतलब 45 किलोवाट तक, यानी समझिए 25% इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट है। तो वो थर्मल एनर्जी भी काफ़ी काम का, एक्चुअली मार्स पर उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे अभी तक समझ नहीं है। मार्शियन मूवी में स्पेस सूट पहनने के बाद आदमी को ठंडा कैसे लग रहा था, स्पेस सूट पहनने के बाद आपका सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आपको ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी 100 वाट से ज़्यादा का हीट प्रोड्यूस करता रहता है। स्पेस सूट इंसुलेटर है, वन ऑफ दी बेस्ट इंसुलेटर है, इसीलिए जो एक्चुअल स्पेस सूट होते हैं एस्ट्रोनॉट्स के पास, उसमें पानी घुमा कर उनको ठंडा रखना पड़ता है, और यहाँ मैट डेमन को ठंडा लग रहा है, हम लाइक भाई तुम भूंज जाओगे, और प्लस वैक्यूम है, मार्स ऑलमोस्ट वैक्यूम है, वहाँ पे आपको उतना गर्मी का ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये और काम में यूज़ हो सकता है, जैसे मान लीजिए यही गर्मी का इस्तेमाल करके कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस बनाया जाए, जो इस गर्मी का इस्तेमाल करके आपका मान लीजिए जो फ्यूल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसको कर सके, बम बम रहेगा। तो ये सोडियम हीट पाइप का इस्तेमाल कर रहा है, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी बूम हो जाता है रिएक्टर के साथ, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। सोडियम जो है लिक्विड ही बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद वो गैस में बदलता है। तो ये रिएक्टर को ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो गैस बनने तक गर्म हो ही ना पाए, मतलब अगर रिएक्टर फुल फोर्स पे भी चल रहा है और कूलिंग नहीं दी जा रही है तो भी सोडियम सिर्फ लिक्विड फेज में आए, गैस में नहीं बने, तो वो रेंज के कारण ये सेफ है। दूसरा, स्टर्लिन इंजन काफ़ी इफिशिएंटली कन्वर्ट कर देता है, और इसका वजन जो होगा करीब कहा जा रहा है कि 1.5 टन इनका टारगेट वेट है, 10 किलोवाट का इलेक्ट्रिक, और मतलब बोल रहे हैं मतलब एक्चुअल टेक्निकल चीज़ है। और जब स्पेस में अगर आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आपका मेन लिमिट होगा रेडिएटर, आप कितना बड़ा बना सकते हैं, रेडिएटर ही इसका लिमिट है, बाकी सारी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडिएटर आपका जितना बड़ा उतना बम। और रेडिएटर बहुत बड़ा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसी का वजन आपका आयन इंजन वेस्ट करने लगेगा कि भैया हम रेडिएटर को आगे कर रहे हैं ना कि शिप को। तो ये किलो पावर पे नासा काम कर रहा है, ये काफ़ी हद तक हो चुका है।
तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि अभी हम लोग को चाँद पे पहले पूरा फ़ोकस करना है, मार्स होने वाला नहीं है। आप लोग में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को, और अगर आपका एज मेरे के आस-पास है यानी 30 के आस-पास है, तो मार्स को देखने में हम लोग मतलब 60 के ऊपर ही चले जाएँगे। तो हिसाब ये समझिए कि अभी नहीं हो रहा। और फिर इलॉन मस्क बोला है, अरे इलॉन मस्क कब से हल्ला कर रहे हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इलॉन टाइमलाइन होता है, यानी कि वो 2020 में मार्स पे लैंड कर रहे थे। वो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट तक नहीं पहुँच पाए थे तब तक। क्लेम करने की कोई बात नहीं होती। कोई भी मुँह खोल के बोले हम 2024 में मून में लैंड करेंगे। नहीं, नहीं होने वाला। तो हिसाब वही है, क्लेम पे ध्यान ना दें। वो एक्चुअल करने के लिए बहुत सारे सिस्टम चाहिए, बहुत सारा सिस्टम। उसमें जैसे कि अभी अभी जाके देखिए नासा का मॉक्सी का टेस्टिंग हो गया है कि मॉक्सी मार्स में काम करता है, लेकिन ये कुछ ग्राम ऑक्सीजन बना काम कर रहा है, बल्ले-बल्ले काम कर रहा है, बल्ले-बल्ले, लेकिन किलोग्राम में ऑक्सीजन चाहिए इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, और टन में चाहिए अगर आप रॉकेट को रिफ्यूल करना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं मतलब इसको कितना बड़ा बनाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी इसको सँभालने के लिए। फिर बात करते हैं, जब तक अगर आपका स्पिनिंग हैबिटेट नहीं है, वो ड्यूरेशन जो है 60 दिन का, वही आपके एस्ट्रोनॉट को काफ़ी रिस्क दे सकता है। तो ये भी बनाना पड़ेगा। ये अभी तक हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं बनाए, और आप बात कर रहे हो मार्स में जाने का। फिर मार्स में जाके एक्चुअल हैबिटेट्स बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रेडिएशन शील्डिंग बहुत ज़रूरी है, कि नहीं तो पता चला आप कुक हो जाएंगे, रेडिएशन आपको कुक कर देगा अंदर से। तो ये सब जो सिस्टम है, ये सिस्टम पे काम चल रहा है। साइंस हो गया है, इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है, और ये सारी इंजीनियरिंग अभी जिस जगह पे है वो अर्ली ट्रायल है। ऐसा जगह नहीं है कि मतलब अभी जैसे मान लीजिए इलॉन मस्क बोलता है ए भाई हमको एक बिल्डिंग बनाने का 3D प्रिंटर दे दो, अभी तो वो है ही नहीं। वो बनाना स्टार्ट करेगा वो एटलीस्ट 4 से 5 साल लग जाएगा। तो साहब भाई समझिए सर, मार्स पे लंबे टाइम तक रुकना अभी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो 2050 से पहले अगर कुछ होने लगा, मार्स पे कोई इंसान पहुंच गया, बहुत बड़ी बात होने वाली। या तो कोई एक दो नया टेक्नोलॉजी आ जाए जो धड़धड़ा के वो ट्रैवल टाइम कम कर दे, तो हो सकता है। अगर एक हफ्ते के अंदर हम लोग मार्स जा सके तब तो अगले दिन ही मार्स पहुंच जाएंगे। तो हिसाब वही है। तो थोड़ा संयम रखें, मून पे अभी ज़्यादा फोकस है। और ये सब जितनी टेक्नोलॉजी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन जनरेटर हो जाए, 3D प्रिंटेड हाउस हो जाए, ये सब पे अभी ज़्यादा काम फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो मार्स पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जाके बस भाग के वापस आ जाएंगे, जैसे मून के साथ किए थे। और वैसा तो आप मून के साथ भी नहीं करना चाहते। मून के साथ है कि जाके वहाँ रुक सकें, तो इसीलिए रास्ता लंबा होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ह्यूमन मार्स मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कि इतना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।